हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत हमें जंगल बॉय जैक पैरी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर जैक पैरी कुछ कह पाते यहाँ पर सैमी गेवेरा और डार्बी एलन भी आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि सबसे पहले डार्बी एलन सैमी गेवेरा से बात करना चाहते हैं। वो सैमी गेवेरा को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सैमी गेवेरा को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें क्रिस जेरिको को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। पर जहाँ तक बात है जंगल बॉय की, तो डार्बी एलन तो यही नहीं जानते कि जंगल बॉय यहाँ तक क्यों पहुंचे, क्योंकि जंगल बॉय को हर एक अपॉर्चुनिटी हैंडओवर की गई है और इसीलिए पहले तो डार्बी एलन जंगल बॉय से काफी जेलस थे क्योंकि उन्हें हर एक चीज मिल रही है, लेकिन फाइनली उन्हें पता चला कि जंगल बॉय ये सब चीजें वर्थ नहीं करते जो बातें यहाँ पर डार्बी एलन ने कही। और यहीं पर जवाब देते हुए भी जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय ने रियल डार्बी एलन को देखा है जो कि उस पेंट के पीछे छुपा हुआ है और फैंस वो नहीं देख पाते, इसलिए फैंस नहीं समझ पाते। लेकिन डार्बी एलन रियल लाइफ में कोई रेसलर तो है ही नहीं, वो तो एक स्केटबोर्ड है जो कि एक्सीडेंटली रेसलर बना क्योंकि उस स्केटबोर्डिंग को अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय ने कही। और यहीं पर सैमी गेवेरा से बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय सैमी गेवेरा को भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इतनी देर तक जर्क बनकर रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। जो बातें कहकर यहाँ पर जंगल बॉय ने सैमी गेवेरा का भी मजाक उड़ा दिया। पर यहीं पर बात करते हुए सैमी ने भी कहा कि जंगल बॉय तो सैमी गेवेरा की लीग के अंदर है भी नहीं, क्योंकि जंगल बॉय अपने करियर के अंदर हर एक चीज अचीव करने के लिए वो सब चीजें नहीं कर सकते जो कि डार्बी एलन और सैमी गेवेरा करते हैं। इन दोनों ने अपनी हर एक चीज अर्न की है, लेकिन जहाँ तक बात है डार्बी एलन की, तो डार्बी एलन को भी समझने की जरूरत है कि माना कि सैमी गेवेरा और डार्बी एलन इन दोनों ने सेम चीजें अचीव की है, पर अब सैमी गेवेरा डार्बी एलन को सरपास करने वाले हैं। जो बातें कहते हुए सैमी गेवेरा ने कहा कि वो आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं और इसे यहाँ पर तीनों सुपरस्टार्स ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन इतने में यहाँ पर MJF आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF देख रहे हैं कि इन तीनों प्लेयर्स के बीच में सिचुएशन काफी हीटेड हो चुकी है और इसीलिए MJF ने बैकस्टेज में टोनी खान से बात की है और MJF जानना चाहते थे कि इन तीनों में से किस सुपरस्टार को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए और इसीलिए MJF और टोनी खान एक एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचे हैं, यानी कि अब हमें AEW की इन तीनों प्लेयर्स के बीच में एक मिनी टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा और जो कोई सुपरस्टार टूर्नामेंट जीतेगा उसे आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही और यहीं पर MJF ने तीनों में से किसी एक को इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के अंदर एक बाय देने का सोचा और यहाँ पर चिट्ठी के अंदर डार्बी एलन का नाम निकला, यानी कि डार्बी एलन को इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के अंदर पास मिल चुका है और अब डार्बी एलन डायरेक्टली इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पर जंगल बॉय और सैमी गेवेरा इनके बीच में एक मैच होगा और जो कोई सुपरस्टार वो मैच जीतेगा वो आगे चलकर डार्बी एलन को फेस करेगा और जो सुपरस्टार वो मैच जीतेगा वो बन जाएगा AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और जंगल बॉय और सैमी गेवेरा इनके बीच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट पर होने वाला था, जो मैच देखने के लिए तो काफी मजा आने वाला था क्योंकि अभी फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स मिलने वाले थे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर एक टैग टीम मैच के अंदर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म को फेस करते हुए दिखाई दी। और गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो ने मिलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस मैच की शुरुआत से ही द आउटकास्ट के पास मोमेंटम बना हुआ था। पर गाइस जैसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर इन दोनों का जबरदस्त कमबैक देखने को मिला। और गाइस डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर ही हमें होम टाउन हीरो डॉक्टर ब्रिट बेकर की तरफ से एक काफी जबरदस्त मैच देखने को मिला है और यहाँ पर इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर और रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म इन चारों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है और हर एक पॉइंट के ऊपर लग रहा था कि मैच कभी भी खत्म हो सकता है और इस मैच के अंदर कोई भी सुपरस्टार कभी भी जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। और हमें इस ओपनिंग मैच के अंदर ही काफी जबरदस्त एक्शन, इंटरफेरेंसेस और काफी क्लोज फॉल्स भी देखने को मिले। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस एक जबरदस्त मैच के आखिर में डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रूबी सोहो पर अपना सबमिशन लॉकजॉ लगा दिया, जो कि रूबी सोहो सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर रूबी सोहो ने टैप आउट कर दिया, जिसके चलते डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये मैच जीत लिया है और उनके होम टाउन के अंदर उनके लिए ये काफी जबरदस्त विक्ट्री रही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर के बीच में क्या क्या होता है और आउटसाइडर्स की स्टोरी आगे कहाँ पर जाती है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में वार्डलो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए रेने पैकेट ने वार्डलो से पूछा कि वार्डलो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने TNT चैंपियनशिप के मैच के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर जवाब देते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो को पता है कि पावर और सॉफ्ट के पास QTV है जो कि उन्हें बैक कर रही है, लेकिन यहाँ पर वार्डलो के पास भी कोई है जो कि आज वार्डलो को बैक करने के लिए आया है। जो बातें कहकर यहाँ पर वार्डलो ने आर्न
एंडरसन को बुला लिया और हम समझ पा रहे थे कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो के मैच के अंदर आर्न एंडरसन वार्डलो के साथ रिंग साइड पर रहने वाले हैं। और यहीं पर बात करते हुए आर्न एंडरसन ने भी कहा कि माने कि टली ब्लैंचेट ने वार्डलो को काफी ताकतवर बनना सिखाया है, लेकिन आर्न एंडरसन वार्डलो को काफी समझदार बनना सिखाने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि वार्डलो की TNT चैंपियनशिप मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर आकर बात करते हुए द एलीट यानी कि केनी ओमेगा ने कहा कि जब लास्ट टाइम केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली एक साथ रिंग के अंदर थे तब ओमेगा को लग रहा था कि प्रोबेबली उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है, पर अब BCC वापस आ चुका है और BCC ने केनी ओमेगा की लाइफ के अंदर उनके सबसे इंपॉर्टेंट पर्संस को हर्ट किया है और इसीलिए केनी ओमेगा के मन के अंदर फाइनली जॉन मॉक्सली की रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। और अब केनी ओमेगा भी BCC के साथ वही करने वाले हैं जो कि BCC द एलीट के साथ करना चाहती थी। इसीलिए यहाँ पर केनी ओमेगा चाहते हैं कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। जो बातें कहकर केनी ओमेगा ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को कॉल आउट किया, लेकिन हमें टाइटन स्क्रीन के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन देखने को मिले और यहाँ पर आकर बात करते हुए ब्रायन ने केनी ओमेगा को एक एमेचर कह दिया और इसी रिसेशन का फायदा उठाकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने पीछे से आकर केनी ओमेगा और द एलीट के ऊपर अटैक कर दिया, जहाँ पर इन दोनों फैक्शंस के अंदर काफी बैक एंड फोर्थ ब्रॉल चला। पर फाइनली यहाँ पर BCC ने द एलीट को 1 by 1 टेक डाउन किया और केनी ओमेगा को पकड़ लिया और इतने में यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन आ गए जो कि रिंग की तरफ आते हुए केनी ओमेगा को एक एमेचर कह रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर डॉन कैलिस भी आ गए, पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को देखकर पता नहीं डॉन कैलिस को क्या हुआ, वो यहाँ से भाग गए और लग रहा था कि वो प्रोबेबली बैकस्टेज जाकर किसी सुपरस्टार को बुलाएंगे और मेरी होप्स थी कि प्रोबेबली यहाँ पर हैंगमैन पेज आएंगे। पर यहाँ पर डॉन कैलिस कनुस्के तकेत्सा को लेकर आ गए, जो देखकर मैं तो काफी डिसअपॉइंट हुआ था। पर तकेत्सा के यहाँ पर आने के बाद तकेत्सा ने द एलीट का साथ दिया और तकेत्सा ने द एलीट को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर अटैक करने के लिए मदद की और इस अटैक के चलते ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब रिंग छोड़कर चला गया और डॉन कैलिस तकेत्सा को द एलीट के साथ रियूनाइट करवाकर काफी खुश थे। लेकिन देखने में लग रहा था कि द एलीट तकेत्सा को अपने साथ नहीं चाहती है, तो देखना पड़ेगा कि क्या आगे भी हमें तकेत्सा द एलीट के साथ कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर सच बताओ तो मैं चाहता हूँ कि तकेत्सा की जगह हैंगमैन पेज आए, क्योंकि तकेत्सा द एलीट के अंदर काफी बड़े मिसफिट लग रहे हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉफ्ट अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर पावर ऑफ सॉफ्ट और वार्डलो इन दोनों पावर ऑफ सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट और वार्डलो इन दोनों ने फैंस के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा डिलीवर किया है और ये मैच भी एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज फाइनली इस मैच के आखिर में जब वार्डलो पावर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर अपना फेशियल लगाने के लिए जा रहे थे, तभी हार्ली कैमरन ने यहाँ पर आकर वार्डलो को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर आर्न एंडरसन भी हार्ली कैमरन को देख रहे थे और इस चीज का फायदा उठाकर क्यूटी मार्शल ने वार्डलो पर अपना फेशियल लगा दिया और हॉब्स ने उन्हें पिन कर दिया। लेकिन फिर भी वार्डलो किक आउट कर पाए, जो देखकर क्यूटी मार्शल काफी गुस्सा हो रहे थे। पर आर्न एंडरसन ने नोटिस किया और एंडरसन को देखकर क्यूटी मार्शल यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन पेंटा ने आकर क्यूटी मार्शल पर अटैक कर उन्हें रिंग के अंदर कर दिया और डबल ए ने उन पर एक DDT लगा दी। और इसी केओस के अंदर वार्डलो ने पावर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर लगातार 3 बार पावर बॉम्ब यानी कि पावर बॉम्ब सिम्फनी लगा दी और उन्हें फाइनली पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस वार्डलो बन चुके हैं नए TNT चैंपियन, जो रिजल्ट तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैंने डायनामाइट शो के प्रीव्यू वीडियो के अंदर कहा था कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज है। और वार्डलो के नए TNT चैंपियन बनते ही यहाँ पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस भी आ गए, तो अब देखने के लिए मजा आने वाला है कि क्या आगे चलकर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस वार्डलो को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं या नहीं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में सैमी गेवेरा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, लेकिन इतने में यहाँ पर MJF आ गए और यहाँ पर आकर MJF ने सैमी गेवेरा की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर सैमी गेवेरा ने डायरेक्टली MJF से पूछा कि MJF क्या चाहते हैं। और यहाँ पर MJF ने कहा कि MJF चाहते हैं कि सैमी गेवेरा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच हार जाए, और अगर सैमी गेवेरा ऐसा करते हैं तो आगे चलकर MJF सैमी गेवेरा को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डेफिनेटली मैच देने वाले हैं, जिसके लिए सैमी ने तो ना कहा, लेकिन यहाँ पर MJF ने कहा कि क्यों ना सैमी गेवेरा जीत जाए और अगर आगे चलकर सैमी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन पाते हैं तो फिर MJF सैमी गेवेरा को तब हारने के मुंह मांगे उतने पैसे देने वाले हैं। जो बात यहाँ पर MJF ने कही और MJF ने सैमी गेवेरा को एक ब्लैंक चेक भी दे दिया और यहाँ पर सैमी गेवेरा ने उस चेक के ऊपर काफी तगड़ी अमाउंट लिखकर MJF को वापस दे दिया और MJF यहाँ पर मान गए हैं और सैमी गेवेरा और MJF ने अनलाइकली हक किया। तो अब देखना पड़ेगा कि सैमी गेवेरा को MJF के सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हारने के लिए क्या प्राइज मिलने वाली है, पर देखने में लग रहा है कि यहाँ पर डील कंफर्म हो चुकी है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जे व्हाइट एक 1-on-1 मैच के अंदर कमांडर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच की स्टोरी भी काफी बढ़िया थी कि इस मैच के अंदर शुरुआत से जे व्हाइट काफी डोमिनेट कर रहे थे और जे व्हाइट पूरे मैच के अंदर रफ शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन रिंग साइड पर शॉन स्पियर्स बैठे हुए थे और यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने जे व्हाइट के हर एक मुंह को 10 में से रैंक करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि 4 या फिर 6।
जो देखकर जे वाइट काफी डिस्ट्रैक्ट हो गए और यहाँ पर जे वाइट शॉन स्पियर्स के नंबर्स को मैच करने के लिए स्पियर्स की तरफ नजर रखते हुए कमांडर के ऊपर बार बार अटैक करने के लिए गए, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कमांडर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और जे वाइट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर कमांडर ने काफी बढ़िया हाई फ्लैग मूव्स भी लगाए। पर आखिरकार अपने मैच के ऊपर फोकस करते हुए जे वाइट ने कमांडर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर जे वाइट ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन जे वाइट के मैच खत्म होने के बाद जूस रॉबिन्सन ने यहाँ पर शॉन स्पियर्स को इस मैच के अंदर जे वाइट को डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से उन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जे वाइट और जूस रॉबिन्सन ये दोनों मिलकर शॉन स्पियर्स पर अटैक कर रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर रिकी स्टार्स भी आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आकर शॉन स्पियर्स को जे वाइट और जूस रॉबिन्सन के हाथों से बचा लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे शॉन स्पियर्स, रिकी स्टार्स, जूस रॉबिन्सन और जे वाइट के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैक स्टेज में एफटीआर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। पर इंटरव्यू शुरू करने से पहले रेने पैकेट ने सोचा कि एफटीआर को बताया जाए कि उनके फ्रेंड यानी कि मार्क ब्रिस्को पर इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले अटैक हुआ था, जो देखने के बाद एफटीआर इमीडिएटली यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को देखने के लिए गई। लेकिन वहाँ पर एफटीआर ने देखा कि मार्क ब्रिस्को संजय दत्त, सतनाम सिंह, जे लिथल और जेफ जेरेट के साथ थे और यहाँ पर एफटीआर मार्क ब्रिस्को को देख रहे थे, लेकिन जे लिथल उन्हें देखने के लिए करीब नहीं आने दे रहे थे और यहाँ पर ये दोनों ही मार्क ब्रिस्को के ऊपर हुए अटैक का बदला चाहते थे और मार्क ब्रिस्को को रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया था। इसलिए यहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने जे लिथल, जेफ जेरेट और एफटीआर इन दोनों टीम्स को साथ में मिलकर मार्क ब्रिस्को के ऊपर अटैक का बदला लेने के लिए कहा। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों साथ मिलकर मार्क ब्रिस्को के लिए उनके ऊपर हुए अटैक का बदला ले पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको और एडम कोल एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर जेरिको के सामने आते ही बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल जेरिको को बताना चाहते हैं कि एडम कोल जेरिको के कितने बड़े फैन है, क्योंकि एडम कोल जेरिको को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और एडम कोल का पूरा कैरेक्टर क्रिस जेरिको से इंस्पायर हुआ है। इसलिए एडम कोल के मन में जेरिको के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही और यहाँ पर जेरिको ने इसको अप्रिशिएट तो किया, लेकिन जेरिको ने कहा कि फीलिंग म्यूचुअल नहीं है, क्योंकि जेरिको एडम कोल के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर जेरिको की सुपरस्टार को हराते हैं तो लोगों को सुपरस्टार को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए और एडम कोल ने लास्ट वीक वही किया है। इसीलिए जेरिको एडम कोल के ऊपर काफी गुस्सा है और यहाँ पर जेरिको एडम कोल को बताना चाहते हैं कि एडम कोल जेरिको के रास्ते के अंदर ना आए, क्योंकि जेरिको एडम कोल को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही। और इसी का जवाब देते हुए एडम कोल ने भी कहा कि जेरिको को देखकर लग रहा है कि जेरिको एक स्टूपिड इडियट है, जो कि जेरिको का एक कैच फ्रेज भी था। पर एडम कोल के सामने जो जेरिको है वो वैसे जेरिको नहीं है जैसे जेरिको को एडम कोल ने देखा है। एडम कोल ने देखे हुए जेरिको एक काफी खतरनाक सुपरस्टार थे, जो कि द ओचो, लॉयन हार्ट और मैन ऑफ पीपल थे। पर आज जेरिको की तरफ देखकर एडम कोल को खुद को प्राउड महसूस नहीं होता, तो क्या जेरिको आज भी आईने के अंदर अपने आप की तरफ देखकर क्या खुद को रिस्पेक्ट कर पाते हैं, जो बातें यहाँ पर एडम कोल ने कही। और इससे गुस्सा होकर जेरिको ने एडम कोल को रिंग छोड़कर जल्द से जल्द जाने के लिए कहा, नहीं तो जेरिको चुप नहीं बैठने वाले। पर जेरिको की वार्न करने के बाद भी एडम कोल रिंग छोड़कर नहीं गए और जेरिको ने एडम कोल को धक्का दे दिया और इससे गुस्सा होकर एडम कोल ने जेरिको पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पर गार्सिया ने आकर जेरिको की मदद की और यहाँ पर जेरिको और गार्सिया मिलकर कोल के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर ब्रिट बेकर आ गए, जिन्होंने जेरिको को रोक लिया और ब्रिट बेकर ने जेरिको पर एक स्लैप भी लगाए। लेकिन इतने में यहाँ पर द आउटकास्ट आ गए और द आउटकास्ट ने ब्रिट बेकर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहीं पर गार्सिया ने एडम कोल को रोप के साथ बांध दिया और जेरिको कैंडो स्टिक लेकर एडम कोल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जहां पर एडम कोल जेरिको को उन पर अटैक करने के लिए कह रहे थे। लेकिन ये देखकर जेरिको ने कैंडो स्टिक सरेया के हाथ में दे दी और सरेया ने उस कैंडो स्टिक से ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक किया, जो देखकर एडम कोल जेरिको को यह अटैक रोकने के लिए कहकर यहाँ पर लिटरली रो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेरिको नहीं रुके और यहाँ पर आउटकास्ट ने ब्रिट बेकर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और फाइनली यहाँ पर आउटकास्ट और जेएस दोनों यहाँ चले गए और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड पीस ऑफ शिट की चैंट्स लगा रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि इस एक सेगमेंट से यहाँ पर द आउटकास्ट और जेएस काफी बड़े हील और ब्रिट बेकर और एडम कोल काफी बड़े फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर हार्डीज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए हार्डीज ने कहा कि द फर्म हार्डीज से उनके मैच की डेट जानना चाहता है और अब हार्डीज फर्म को इस मैच की डेट नेक्स्ट रैम्पेज शो के ऊपर बता देंगे, जो बात यहाँ पर हार्डीज ने कही। तो देखना पड़ेगा कि इस हार्डी कंपाउंड मैच की डेट क्या होती है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर जेएस के मैट मनार्ड, एंजेलो पार्कर, जेएस के मैट मनार्ड, एंजेलो पार्कर और जे खेगर मिलकर द क्लेम और बिली गन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी एवरेज मैच रहा, जहाँ पर मैच शुरू होने से पहले ही जेएस ने द क्लेम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे द क्लेम ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स भी लगाए। पर एक एवरेज मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में जेएस यहाँ पर एक कोम लेकर द क्लेम के
के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, पर एक्सीडेंटली एंजेलो पार्कर ने अटैक जेक हेगर पर ही कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर द क्लेम ने एंजेलो पार्कर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर द क्लेम ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच तो एक एवरेज मैच था, पर हाँ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि अगर द क्लेम ये मैच हारती तो उन्हें आगे चलकर जेएस ज्वाइन करना पड़ता, पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर सैमी गवेरा जंगल बॉय को फेस कर रहे थे और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता वो आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर्स मैच के अंदर पहुंच जाता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार AEW के पिलर्स ने दिखा दिया है कि उन्हें क्यों AEW का फ्यूचर कहा जाता है, क्योंकि गाइस फिर एक बार इस मैच के अंदर हमें काफी ब्रेथ टेकिंग मूव्स, काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग एक्शन और काफी अनबिलीवेबल काउंटर्स देखने को मिले हैं। और इस पूरे मैच के अंदर ऐसा एक भी स्पॉट नहीं था जहाँ पर फैंस ने इस मैच के अंदर अपना इंटरेस्ट लूज किया हो। और गाइस प्रोबेबली ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच था, जहाँ पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया। लेकिन इस सब के बाद भी अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में सैमी गवेरा और जंगल बॉय दोनों ही टॉप रोप पर थे और यहाँ पर सैमी गवेरा ने जंगल बॉय को टॉप रोप से धक्का दे दिया, जिससे कि जंगल बॉय सीधा जाकर टाइम कीपर्स टेबल के ऊपर टकरा गए। और यहाँ पर सैमी गवेरा काउंटडाउन विक्ट्री लेना चाहते थे, पर जब रेफरी नो की तरफ पहुंचा तब सैमी ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर MJF ने जंगल बॉय पर अटैक कर दिया, जिससे कि जंगल बॉय रेफरी के 10 काउंट करने तक रिंग के अंदर नहीं पहुंच पाए और सैमी गवेरा ने काउंट आउट के सहारे ये मैच जीत लिया है। और सैमी गवेरा के मैच जीतने के बाद यहाँ पर MJF भी आकर सैमी गवेरा के साथ उनकी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो रिजल्ट देखकर डार्बी आयरन भी काफी डिसअपॉइंट थे और जंगल बॉयज लिटरली यहाँ पर रो रहे थे। तो अब देखना पड़ेगा कि गाइस आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर के अंदर क्या क्या होता है और हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कौन सा मैच देखने को मिलता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?